हमें सिद्ध करना है कि रूट 3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं ये रूट 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये किस तरह से जो है ये अपरिमेय संख्या है ये रूट 3, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। चलो मान लेते हैं कि ये हम लोग का जो परिमेय संख्या मान लेते हैं, लिखेंगे हल माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय। ठीक है, तो ये किस तरह से अपरिमेय है इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो है रूट 3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया। चलो मानने में क्या जाता है भाई, आगे देखा जाएगा जो होगा। मान तो लेते हैं, मान लिया रूट 3 हम लोग का ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, या इसको या बोलेंगे रूट 3 बराबर P बटा Q बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 है, 3 को हम लोग इस 3 को 3 बटा 1 लिख सकते हैं, ये P और ये Q है कि नहीं। घटा 2 बटा 3 ये हमारा परिमेय संख्या है, क्यों, ये ऊपर वाला P और नीचे वाला Q दोनों ही पूर्णांक है। क्लियर, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या है। तो ये जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, एक और कंडीशन है, ये Q हम लोग का 0 नहीं होता है। साथ में एक और बात बताए थे शुरू में, जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे, उसमें क्या बताया था कि ये P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और नहीं होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, चलो अगर नहीं देखे हो ध्यान से तो देख लो। यहाँ जैसे हम लोग लेते हैं 10 लेते हैं और यहाँ 15 लेते हैं, 10 बटा 15, तो 10 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाए, 2 गुना 5 हो जाएगा, और 15 का 3 गुना 5 हो जाएगा। तो ये 5 जो है दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, तो बोलेंगे ये जो 5 है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम 10 बटा 15 को 2 बटा 3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम बोलेंगे कि ये जो 2 और 3 है ये दोनों, इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। जैसे इसको हम लोग 2 गुना 1 बोल सकते हैं और 3 गुना 1 बोल सकते हैं, केवल 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है। यहां अगर देखेंगे 10 और 15 में तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, या शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों संख्याएं हैं 2 और 3 सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। अगर वो सह अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको हम लोग बना देंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे 10 बटा 15 है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब इसमें जो है एक सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक ही के अलावा 5 है। राइट, तो हम यह मान लेंगे कि ये जो P और Q है ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, दो संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं जब उन दोनों में ही क्या हो, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अलावा और दूसरा कोई नहीं। जैसे ये हम 2 और 3 की बात करेंगे तो ये 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनमें दोनों में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक 2 का भी गुणनखंड है, एक 3 का भी गुणनखंड है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड है क्या, नहीं है। यहाँ 5 जो है दोनों का गुणनखंड है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम यहां देखेंगे कि ये जो P और Q है इन दोनों का गुणनखंड सिर्फ एक तो है उभयनिष्ठ और नहीं है, मतलब ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां लिख सकते हो P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, कोई दिक्कत।
इसको लिखना ही है, ये नहीं लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, लिखना तो और था, छोड़ो इतना ही लिख लो। पी और क्यू, पी और क्यू सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सअभाज्य संख्या लिख लिए तो हम लोग को थोड़ा सा लिखने से बच गए। ये नहीं लिखना पड़ा कि पी और क्यू में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, एक के अतिरिक्त और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, सअभाज्य संख्याएं लिख लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वर्ग करेंगे। वर्ग समझते हो उसको, उसी से इस तरह से √3 का हम वर्ग कर दें। इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी कर देंगे। ठीक है, जो काम दोनों तरफ, इधर हम स्क्वायर किए तो इधर भी कर दें। स्क्वायर क्यों किए, इसका रूट को हटाने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये √3 पर होल स्क्वायर, मतलब √3 को हमें √3 के साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 3। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके जगह हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, पावर है, दोनों में है, यानी कि ये p पर भी स्क्वायर हो जाएगा और q पर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, ये q भाग हो रहा है, इधर लेके आ जाएंगे, बराबर है, बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो इधर जो भाग होगा इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3q² बराबर p² कह सकते हैं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब यहां ध्यान दो, पहला तो ये हमें लिखना है, उसके बाद इसको लिख करके दे देना है कि भाई ये p और q दोनों क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या तो समझ में आ गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ठो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब एक के अलावा और दूसरा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको लिख के छोड़ दिया। आगे हम इसको बढ़ाए, दोनों का वर्ग कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो दोनों का वर्ग करेंगे, इसका रूट हट जाएगा, इस दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। थोड़ा एक स्टेप और आगे किए, चूंकि ये q² इधर भाग हो रहा है तो इस पर आके ये गुना हो गया, 3q² हो गया। क्लियर, चलो अब यहां ध्यान दो, अब यहां हमें क्या करना है, ध्यान देना है, 3 गुना q² है, फिलहाल इतना समझो, 3 गुना इतना है, और ये है कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा 10 है। ठीक है, ये 10 अगर हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, 2 गुना 5, 10 का गुणनखंड हो गया। तो बताओ ये जो 2 है 10 को विभाजित करता है कि नहीं, 10 का ये गुणनखंड है, मतलब ये 10 को विभाजित करेगा, निश्चित रूप से भाग लगाएगा ना। तो अब देखो, यहां देखो, 3 गुना इतना बराबर इतना, तो हम बोलेंगे ना कि ये जो 3 है इस p² को विभाजित करता है, बोलेंगे, समझ में आएगा। देखो लिखेंगे, यहां 3 p² को विभाजित करता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। यहां 3 गुना q² है बराबर इतना, तो हम बोलेंगे ना कि ये जो 3 है इसको विभाजित करता है। कोई दिक्कत आया समझ में? तो हम लिख दिए कि 3 p² को विभाजित करता है। चलो अब यहां ध्यान दो, अगर ये 3 p² को विभाजित करता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये 3 p को भी विभाजित करेगा। जैसे ये 2, ठीक है, ये 2 6² को विभाजित करता है।
किसको विभाजित करता है? 6 स्क्वायर को। 6 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर का मतलब 36। ये 2 6 स्क्वायर को अगर विभाजित करता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये 6 को भी विभाजित करेगा। नहीं, 2 का पहाड़ा में ये चलाओगे तो चलेगा, कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, कटेगा। या हम अगर ऐसा करें कि ये जो 2 है इस 2 स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 स्क्वायर मतलब 4 को, 2 है, 2 जो है 4 को विभाजित करता है। कोई एक संख्या है, यदि वो किसी के वर्ग को विभाजित करेगा तो निश्चित रूप से वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। 2 का वर्ग को विभाजित करेगा तो निश्चित रूप से 2 को भी विभाजित करेगा। ये जो 2 है 2 को भाग लगा देगा, 2 एकम 2। मान के चलते हैं अगर ये 2 है, या कुछ और लेते हैं, ये 5 जो है 10 का वर्ग को विभाजित करता है। किसका वर्ग को? 10 का वर्ग को। 10.100 होता है ना, 100 किसी का वर्ग है ना, किसका वर्ग है? 10 का। तो ये 5 जो है 10 का वर्ग 100 होता है, 100 को विभाजित करेगा, तो निश्चित रूप से ये जो 5 है इस 10 को भी विभाजित करेगा। समझ में आई बात? मतलब ये 3p स्क्वायर को जब विभाजित करता है तो हम बोलेंगे इसीलिए 3p को भी विभाजित करेगा, करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो हर स्टेप एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, यहां किसी को भी काट छाट नहीं कर सकते। अब देखो जब ये 3 p को विभाजित करेगा तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये जो 3 है इस p का गुणनखंड है। नहीं है? 2 गुना 5 बराबर होता है 10। ये 2 10 को विभाजित करता है, करेगा, तो क्या ये 2 10 का गुणनखंड नहीं हुआ? ये 3 p को विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 p का एक ठो गुणनखंड है। p का क्या है? एक ठो गुणनखंड है। इसलिए 3 p का एक गुणनखंड है। ये 3 क्या है? p का एक गुणनखंड है। इतना लिख लिया। अब जब ये गुणनखंड है तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, p का जब ये गुणनखंड है तो हम बोलेंगे p बराबर, या यहाँ 3 ले लेते हैं, उसके बाद एक ठो और संख्या ले लेते हैं, बराबर p ले लेते हैं। 3 के बराबर p। p कितना है हमें नहीं मालूम। जैसे यहां देखो, बोल 3 जो है p का एक गुणनखंड है, ये 2 जो है 10 का एक गुणनखंड है। तो 10 का गुणनखंड है तो हम 2 गुना के 5 कर दिए। चूंकि हमें यहाँ 10 मालूम है, 10 हमें यहाँ मालूम है, जब मालूम है तो हमने 2 गुना 5 लिख दिया। ठीक है, 2 10 का गुणनखंड है, 2 गुना 5 लिख दिया। 5 भी गुणनखंड है। जब 10 का ये 2 एक गुणनखंड है तो 2 गुना 5 लिख के, अब चूंकि 10 यहाँ मालूम है, यहाँ तो हमें मालूम नहीं है p कितना है। 10 हमारा क्या है? मान लेते हैं ये p है, ये 3 ये है, और इसको तो नहीं मालूम तो इसको हम लोगों ने k मान लिया। कोई दिक्कत? वही चीज लिखे, ये 3 p का गुणनखंड है, ये 3 जो है इस p का 3 और k दोनों ही क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। ठीक है, 3 p का गुणनखंड है तो हम इस p को 3 गुना k लिख सकते हैं। k क्या है? तो ये कोई पूर्णांक है। k क्या है? कोई एक पूर्णांक है, कोई भी संख्या है। तो हम 3 p का एक गुणनखंड है तो हम इसलिए लिख दिए कि 3 के बराबर p। इतना तो समझ में आया होगा, है ना?
इसी को लिखा यहां बात में शब्दों में लिखा और यहां संकेतों में लिख दिया। यहां लिखा 3 पी का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो हमने यहां भी वही लिखा 3 जो है इस पी का एक तो गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ 3 गुना के। ठीक है, अब देखो इसको हम वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आगे पता चलेगा। जब हम वर्क करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, या 3 तिया 9 और के पर स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना तो हो सकता है। चलो अब यहां ध्यान दो, 9 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है ना। यहां देखो ये भी पी स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो बोलो इस पी स्क्वायर के जगह 3 क्यू स्क्वायर को यहां लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है। जब बराबर है तो हम पी स्क्वायर के जगह 3 क्यू स्क्वायर को तो लिख सकते हैं। यहां देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 के स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। इस पी स्क्वायर के जगह हमने इस पी स्क्वायर का जो मान है यहां डाल दिया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, देखो यहां ध्यान से, ये 3 यहां 9, ये 3 इधर गुना हो रहा है, ये 9 भी यहां गुना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हम इस पार लेके आ जाएंगे, बराबर के इस पार। ठीक है, बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो रहा है, इस पार आके भाग हो जाएगा। ये 3 को हम यहां से जब उठाएंगे तो यहां हो जाएगा भाग। ठीक है, तो भाग लग जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। चलो इस 3 को यहां भी रहने देते हैं, यहां हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर लिख लेंगे। कोई दिक्कत? इस 3 को हमने इस पार लाया तो 3 तिया 9 हो गया, यानी यहां कितना बच गया, 3 बच गया। क्लियर? तो 3 के स्क्वायर बराबर ये क्यू स्क्वायर रह गया। अब यहां से समझो, ये बोला 3 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। जब ये 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर था तो हम इसको लिखे ना, ठीक उसी तरह से इसको देख करके ऐसे ही लिख लेंगे। इसको लिख लिया ना, इसी के जैसा सेम नीचे लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके नीचे, यहां जो है ये 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे यहां लिखे 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्यों विभाजित करता है भाई, क्योंकि ये जो 3 है इस क्यू स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। 3 गुना इतना तो गुणनखंड हो गया। तो हम बोलेंगे यहां 3 किसको, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। लिख लिया। अब जब 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम बोलेंगे ये 3 क्यू को भी विभाजित करता है, क्यू को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत? जब ये 3 क्यू को विभाजित करेगा तो बोलेंगे ये जो 3 है क्यू का एक गुणनखंड हुआ, हुआ कि नहीं। ये जब 3 इस क्यू को विभाजित करेगा तो क्या 3 क्यू का गुणनखंड नहीं हुआ? सेम ऐसे ही लिखना। ठीक है, 3 गुणनखंड क्यू का गुणनखंड हो गया। अब देखो ऊपर में हम लोगों ने माना ये जो √3 है परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम उसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जब p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो वो जो p बटा क्यू होगा वो दोनों ही क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य संख्या मतलब
P और Q में सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ये हम लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन देखो यहां क्या पता चला, 3 P का एक गुणनखंड है, ये 3 Q का एक गुणनखंड है। ये जो 3 है P का भी गुणनखंड निकला और Q का भी गुणनखंड निकला। जबकि हम लोग बोले कि P और Q का सिर्फ एक होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक एक ये एक, लेकिन हम लोग का क्या निकला, इस एक के अलावा 3 निकला जो उभयनिष्ठ हुआ, Q का भी है और P का भी है, दोनों का ही 3 गुणनखंड निकल गया, तो ये 3 क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। अब लिखेंगे, बस हो गया, खत्म कहानी। यहां लिखेंगे अस्पष्ट है, अस्पष्ट है हमारा मानना गलत हुआ, गलत हुआ कि P तथा Q सअभाज्य सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब P और Q जो है सअभाज्य संख्या नहीं है। जब सअभाज्य संख्या नहीं है, हमारा मानना ही गलत हो गया। ठीक है, अगर सअभाज्य संख्या होता तो बोल देते कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, बोलेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, बस इतना ही करना था। शुरुआत में हम लोगों ने मान के चला √3 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो भाई उसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और वो जब P बटा Q के रूप में होगा तो P और Q का जो है क्या होगा, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, मतलब वो सअभाज्य संख्या होगा। लेकिन हम लोगों ने जब काम को आगे बढ़ाया उसको, तो पता ये चला कि उस P और Q में 3 भी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। किसका, P और Q का। और हम क्या मान के चले थे कि P और Q का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ क्या निकला कि P और Q का 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। जब गलत हो गया तो हम बोलेंगे कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है। इतना सिद्ध करना था, सो हम लोगों ने कर लिया।